हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे सीजीएल के रिगार्डिंग हम सीरीज चला रहे हैं, पॉलिटी की इस वीडियो सीरीज में एक वीडियो होगी। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम वारुणी शुक्ला है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है। जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान में मूलभूत रूप से जब हमने सब देशों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया, तो ये जरूरत मानी गई कि यार इतना बड़ा संविधान है, तो आखिर क्या चीज जो बेसिकली हम नागरिकों के लिए बना रहे थे, आखिर ऐसी क्या चीज होगी जो उनको शक्तिशाली बनाएंगी। भूरी चीजें तो आपने बताई कि भारत के संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऐसी होगी, ऐसे काम होगा, लेकिन वाकई जो नागरिकों के लिए आप बना रहे हो उनको क्या अधिकार दे रहे हो। मौलिक अधिकार वही अधिकार होते हैं जो व्यक्ति विशेष के बौद्धिक, देखो, रोटी कपड़ा और मकान रोटी कपड़ा और मकान आदमी की बिल्कुल बेसिक नीड से रिलेट होके इसको माना जाता है। लेकिन आप इतने सक्षम तो बनिए कि आप ये तीनों चीजों को जुटा सको। रोटी कपड़ा और मकान से पहले आता है आपकी मेंटल हेल्थ, है ना। आपकी मेंटल हेल्थ आती है, उसके बाद क्या आती है, आपकी लिबर्टी आती है। भाई, पहला छोटा बच्चा है, अगर वो स्वतंत्रता के साथ बोल बता सकेगा, है ना, शिक्षा ग्रहण करने जाएगा, उसको इक्वलिटी अपने लिए महसूस होगी, तब ना वो इतना कैपेबल बनेगा कि वो अपने लिए ये सारी चीजों को जुटा सके। तो एक विशेष इंसान विशेष की इन सारी नीड्स के पहले भी कुछ नीड्स और मतलब प्रायोरिटाइज करी गई, जिसके अंदर ये सारी चीजों को रखा गया, और वही आपके लिए मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से किन चीजों के लिए आवश्यक है, किसी व्यक्ति विशेष के बौद्धिक, एथिकल नैतिक, मोरल भी कई लोग कहते हैं, एथिकल और आध्यात्मिक। ठीक है, इस विकास के लिए बहुत आवश्यक है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि मौलिक अधिकार नाम का शब्द कहाँ से निकला, वैसे तो हमने इसको लिया है यूएसए से, लेकिन सबसे पहले इस शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में देखते हो, ठीक है। जो कब हुआ ये, जब वहां के सम्राट थे कोई जॉन ने जनता की प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता देकर एक मैग्ना कार्टा जारी किया। अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा जारी किया, इसीलिए इसको भी भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि प्राकृतिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में व्याख्या की गई। अच्छा, प्राकृतिक अधिकार क्या है कि एक अगर मनुष्य ने इस धरती पे जन्म लिया है, तो उसके क्या क्या प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए। उसको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार होना चाहिए, जो भी उसका जेंडर है उस जेंडर में रहने का अधिकार। उसके साथ साथ उसको अपने मन की खुशी के लिए हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेलों त्योहारों को बनाते हैं। साथ ही साथ उस समय कि व्यक्ति विशेष कितनी संपत्ति का मालिक बनकर पैदा हुआ है, ठीक है, कितनी संपत्ति का मालिक बनकर पैदा हुआ, वो भी इसी अधिकार पत्र में लाया गया। जैसे अब मैं बोलूं कि मैं एक राजा की बेटी बनकर पैदा हुई, ठीक है, ये मेरा नसीब था, ये मेरे संपत्ति के अधिकार। लेकिन वो राजा जो है, उसने न जाने कितने मजदूरों को बेवकूफ बनाया, उनको अपना गुलाम बना लिया और उनकी पूरी जमीनों को हथिया लिया। तो मैं इसको ये कैसे कह सकती हूँ कि ये मेरा मतलब नसीब था, तो अब ये मेरा प्राकृतिक अधिकार हो गया। भाई, इन्होंने तो इनके साथ गलत किया ना। वो अलग बात है कि मुझे बाई बर्थ ये चीजें विरासत में मिल गई, तो फिर बाद में इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटाने का यही कारण बना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ आ जाओ कि प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने फंडामेंटल राइट कहा। तो ये इंग्लैंड में कौन थे जो ये कह रहे थे, जॉन लॉक, नाम नहीं भूलोगे आप, अगर बहुत डीप गया तो इससे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जॉन लॉक थे वो। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें आप अमेरिका की स्वतंत्रता देखते हो 1776 में। उसके बाद वहां पे भी आप इसी तरीके की बातें देखते हो। फ्रांसीसी घोषणा पत्र देखते हो 1789 में, वहां पे भी आप इन्हीं तरह की बातों को देखते हो। फिर बाद में जब आप यूनाइटेड नेशन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को देखते हो, उन्होंने 1948 में भी इसकी पूरी तरह से पुष्टि की। तब आज आप देखेंगे कि कोई भी देश है, वहां पे हर जगह फंडामेंटल राइट्स चर्चा में। इन्होंने बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया कि कम से कम इनके जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों को तो इसका बिल्कुल पालन करना ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब यहाँ पे हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि आखिर हमारे यहाँ पे कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 होते थे, अब 6 हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल करने के बाद अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद क्या है, देखिए वो आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत फिर इसको हटा के, संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A में शामिल किया गया। देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैंने फॉलो किया था, मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप जो करते हैं उस पर कायम रहना चाहें वो आपकी मर्जी है। कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, सबसे पहले तो उसको इक्वलिटी दो। मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है। सबसे पहले वो मम्मी पापा बोले कि इनको हमें इक्वलिटी देनी है। भाई इक्वलिटी दोगे तभी तो वो अपने तरीके से ग्रूम कर सकेगी। तो सबसे पहला वाला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। ठीक, 14 से 18 साल की एज में उस बच्ची को पता चला कि राइट टू इक्वलिटी उसके पास है, वो इक्वल है। ठीक, अब जब इक्वल हो गई वो, तो उसको लगा कि यार मैं तो स्वतंत्र हो गई। ठीक, तो 19 से 22 साल की एज में वो पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरीके से स्वतंत्र महसूस करने लगी। फ्रीडम, फ्रीडम। ठीक, अब आगे आओ, जब वो 22 साल की थी, उसके बाद जब वो 23 साल की हो गई, उसने कॉलेज पास कर लिया। ठीक है, अब वो जा रही है कहाँ पे, जॉब करने। ठीक, जॉब करने चली गई तो वहां पे उसने देखा कैसा माहौल है कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि नहीं यहाँ पे तो बहुत अधिक काम डालते हैं, यहाँ पे तो जो यहाँ बटरिंग करते हैं उनको तो मतलब कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे हमारा बॉस, और जो अगर बिल्कुल काम करता रहता है, हार्डवर्क करता रहता है, तो उसको और ज्यादा काम देते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसने आवाज उठाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 साल की जब वो उम्र में थी। ठीक, उसके बाद जब वो 25 से 28 साल की उम्र में थी, तब उसका अब क्या होता है ना कि हम जब छोटे होते हैं हमें अगरबत्ती हाथ में पकड़ा दी जाती है, घंटी बोले बजाओ बेटा, अपन को पता भी नहीं होता है कि अपन क्या कर रहे हैं। ठीक, जब वो 25 साल की हुई तो उसको पता चला अरे यार हम तो अपना खुद का धर्म चुन सकते। वो गई और वो जाके बौद्ध बन गई। ठीक, या गई तो वो जाके वो क्रिश्चियन बन गई, ईसाई बन गई। ठीक, उसने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चुन लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चुन लिया। अब वो और बड़ी हुई, जब वो 29 से 30 साल में आई, तब उसको ये लगा कि नहीं, हमारे पास संस्कृति और शिक्षा का भी अधिकार है। कैसा वाला अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, कि भाई हम तो माइनॉरिटी में आ गए, सरकार हमारे लिए किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। आपको इतना तो ओवर इसके बारे में आपको जानकारी होगी ही, इतनी आप जानकारी रखते ही हैं, है ना, कि इसके अंदर क्या चीज है। बस आपको ये याद कराने की ट्रिक है कि उसने संस्कृति और शिक्षा का अधिकार को भी चुना। ठीक, वो गई हर जगह बोली अरे हमारा मतलब मेरे को एक स्कूल खोलना है, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, आप मुझे फंड दो, मैं बौद्ध हूँ। सबने बोल दिया नहीं, हम तुम्हें तो नहीं देंगे क्योंकि तुम बौद्ध हो। लोगों को ज्ञान नहीं था, उसने उठा के संविधान खोल के रख दिया कि यार ये देखो संविधान में लिखा है हमारे। ठीक, जब नहीं माना उसको कर लिया क्या, किडनैप। आर्टिकल 32 हाबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले वह इक्वल हुई 14 से 18 साल की उम्र में, जब उसका बिल्कुल कहते हैं ना आप टीन एज में होते हो, आपका बिल्कुल उसी समय सब चीजों का कहना चाहिए क्षमता का विकास होता है, मानसिक क्षमताओं में वृद्धि का सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है ये। उसके बाद वो स्वतंत्रता से जी, स्वतंत्रता से अपनी कॉलेज पूरी करी 19 से 22। उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई, वहां पे उसको खूब काम दे रहे थे, तो उसने बोला मैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं सहूंगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई तो उसने बोला यार अब ये धर्म में भी मन नहीं लग रहा है, वो गई वो बौद्ध बन गई, या कुछ भी बना लो, मुस्लिम बना लो, कुछ भी। ठीक है, तो 25 से 28 की एज में वो ये हो गया। अब जब वो ये बन गई, उसने बोला यार हमको तो अब बौद्ध वाला एक स्कूल खोलना है, तो 29-30 में वो बौद्ध स्कूल खुलवाने के लिए लगी रही। फिर उसको एक दिन किसी ने किडनैप कर लिया, तो वो उसने हाबिस कॉर्पस जैसे जो उसके रिट होती हैं, 5 रिट्स होती हैं, वो वाला आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल 32 एट द एज ऑफ 32। समझ गए।
तो ये 14 से 18 में आपकी इक्वलिटी है, 19 से 22 के बीच में है आपकी फ्रीडम, 23-24 में है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-28, 29-30 में आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ठीक है, इसको संविधान की मूल कुंजी कहा गया है। चलो अब इसको हम थॉरोली थोड़ा समझते हैं कि इसमें है क्या क्या। देखिए, सबसे पहला आपका कोई भी मतलब स्वतंत्रता का अधिकार मैं कह रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और ये पार्ट 3 भाग 3 का हिस्सा है हमारे यहाँ पे। ठीक, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है, इसमें हमारे राज्य की परिभाषा बताएगी। राज्य का मतलब एमपी यूपी से आपको नहीं लेना है, यहाँ पर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है भारत सरकार और उसकी संसद। ठीक है, भारत की सरकार और उसकी संसद, पार्लियामेंट। भारत के अंदर आने वाले सभी राज्य, स्टेट्स, उनके जो ये राज्य हैं वहां पे इसको प्रांत कहा गया है। ठीक है, स्टेट, उसके साथ साथ जो हमारा कमिश्नरी एरिया कहलाता था, जो आज का हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, और उनके अंदर जिस प्रकार का भी एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर चाहे वो हो विधानमंडल या सिर्फ गवर्नर, या विधानमंडल में आपको पता है गवर्नर भी आता है, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर सब। उसके बाद सारी लोकल अथॉरिटीज जिसमें आती क्या क्या, ग्राम सभा, जिला पंचायत, नगर पालिका और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी से क्या मतलब है इनका, जो कि शासकीय या फिर संप्रभु शक्ति का उपयोग करते हैं। अन्य प्राधिकारी जैसे कि शासकीय संप्रभु, जैसे कि क्या एलआईसी, जैसे कि क्या रेलवेज, ये शासकीय शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कि क्या ईपीएफओ, आरबीआई, ये शासकीय शक्तियों का उपयोग करता है। ये सब जो है यहाँ पे इधर परिभाषा में स्टेट, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 13 मुझे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, ये क्या बताता है, ये यह बताता है कि मूल अधिकारों को जो घोषित करने के पश्चात उससे जो भी मतलब कहना चाहिए असंगत है, या फिर जो भी ऐसी बातें हैं जो कि स्वतंत्रता के पहले लागू थी लेकिन आज अगर हम उसको देखते हैं तो वह कुछ मामलों में फंडामेंटल राइट्स का अल्पीकरण करती हैं। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ। लॉ इन consistent with or derogation of the fundamental right, derogation of the fundamental rights। ठीक है, कि अगर मैं मूल अधिकार बोलूं, राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, मेरा मूल अधिकार, कोई ऐसी बात जो स्वतंत्रता के पहले थी गुलाम वाली सपोज, तो वो तो इससे कंट्रडिक्ट कर रही है, तो उसको उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक ये इसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, या तो अगर ये उसका पूरी जो भी क्लॉज बनाए गए थे पूरा का पूरा अगर अफेक्ट करता है तो उसको पूरा का पूरा समाप्त करना है। ठीक, इसको थॉरोली आओ समझते हैं। 13 का ए 13 का 1 क्या बोलता है, वो यही बताता है कि अगर कोई भी बात स्वतंत्रता के पहले लागू है तो वो उस मात्रा तक 0 हो जाएगी जिस मात्रा तक वो उसको अफेक्ट करती है। 13 का 2 क्या है, 13 का 2 ये है कि स्टेट यानी कि राज्य, 12 के तहत आने वाले राज्य, ये सारी चीजें कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष के फंडामेंटल राइट्स को छीन ले। 13 का 3 क्या बोलता है, 30 का 3 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन माने जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कि वह न्यायालय विधायिका के द्वारा जो पारित अधिनियम है उसकी संवैधानिकता को जांच ले। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि विधायिका यानी कि पार्लियामेंट हो गई, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, कोई भी ऐसा विधान बनाती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप 13 का 3 इस्तेमाल करते हुए जुडिशियल रिव्यू लेते हो, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, अब जिस तरह से पेपर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इस हिसाब से ये सब भी आप पढ़ के जाओ तो अच्छा रहेगा। कहानी समझ के देख के जाओ, एग्जाम में देखोगे तो क्लिक हो जाएगा। 13 का 4 आपको क्या बोलता है,
बता सकते हो? 13 के 3 के ही अंदर, माफ कीजिएगा 13 का 4 नहीं है यहाँ पे, 13 के ही आपको 3 के अंदर, माफ कीजिए 2 के अंदर आपको कितने प्रकार से अपनी चीजों को लागू कराने की क्षमताएं बताई गई हैं, ये देखने को है। 13 का 3 बोलता है ना जुडिशियल रिव्यू, तो 1 है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करण का सिद्धांत। मैं इसको समझाती हूँ आपका। पृथक्करण का सिद्धांत क्या बोलता है, देखो कोई भी स्टेट है उसके द्वारा अगर कोई भी विधि बनाई जाती है, ठीक, मैंने मान लो मेरा स्टेट गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट कोई विधि बनाता है, और अगर वो विधि पूरा 3-4 लाइन की है, ठीक है, और वो हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रही है, तो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक अफेक्ट कर रही है, यानी कि ये और ये 2 लाइन अलग अलग है मान लो, और ये ही इसको अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इनको खारिज करते हुए नेक्स्ट 3 से 4 लाइन जो अलग बातें बोल रही हैं उनको लागू रहने दिया जाएगा। अगर ये सारी, मतलब कि अगर ये 2 लाइन को भी हटा दो, उसके बाद भी ये 3 लाइन से वही मतलब निकल रहा है, वो उसको उसी तरह अफेक्ट कर रही हैं, तो ये पूरी की पूरी खारिज हो जाएंगे। ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद क्या आता है कि कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी कि आदित्यजन्य का सिद्धांत। क्या होता है, आप यूएसए में देखोगे तो कोई भी व्यक्ति जो है, इसका थर्ड पॉइंट है, यूएसए में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने फंडामेंटल राइट्स को अपनी इच्छा से छोड़ सकता है। भारत में नहीं छोड़ सकते आप चाहो भी ना कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ये फंडामेंटल राइट, मैं नहीं मतलब इक्वलिटी चाहता, नहीं, तुम्हें इक्वलिटी से जीना होगा, ये हमारी पॉलिसी है, आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये इसका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, क्या कहलाता है कि अगर स्वतंत्रता से पहले जो भी क्लॉज वगैरह फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लागू किए गए थे, जो आज फंडामेंटल राइट्स लागू कर दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स इनको क्या करता है, ओवरलैप करता है। ये खत्म नहीं हुए हैं, ओवरलैप हैं। इसका मतलब समझिए, अगर खत्म कर दिया जाएगा तो स्वतंत्रता से पहले जो भी चीजें किसी व्यक्ति पर लागू की गई हैं, मान लो उसको कोई चीज से दोष करार किया गया है, उसको कोई चीज की सजा दी गई है, उसको वही मान्यता रही आएगी। अगर खत्म कर देते तो वह मान्यता ही खत्म हो जाती। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स इसको ओवरलैप करता है, ठीक है, कैंसिल नहीं करता। और एक और चीज क्या है, देखिए भावी प्रवर्तन का सिद्धांत भी इसी के अंदर आता है। इसी के लाइन की अगली लाइन है 5 कि भाई 1947 की बाद के फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे, उसके पहले में वही चीजें लागू होंगी जो उसके पहले लागू होती थी। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आप अपने राइट टू इक्वलिटी में आ जाइए। ये मैंने इसकी स्क्रीन पूरी खराब कर दी, तो मुझे अब 2 मिनट दीजिए, इसको इरेज कर दूं। राइट टू इक्वलिटी यानी कि आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 ये कहता है। इसको लाइन वाइज आप याद करने चाहेंगे तो लाइन वाइज रट्टा कर सकते हैं तो कर लीजिए, बाकी मेरी समझ में तो यह भूल जाता है एक इंसान को, इसलिए थोड़ा रट्टा करने से बचिए। ठीक है, चलिए देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14 आर्टिकल 14, इसके 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है विधि के समक्ष समान, यानी कि हम कानून के समक्ष समान हैं, और एक होता है कि समान कानून, हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना। इसको मैंने आपको बताया था कि रशिया से लिया है हमने, न्याय सभी के लिए एक समान न्याय निर्णयन हमने रशिया के लिए लिया है, लेकिन विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो होता है वह हमने ब्रिटेन से लिया है। और दूसरी जो लाने, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, यानी कि हर व्यक्ति के लिए एक समान, व्यक्तियों के लिए एक समान न्याय। समझ रहे हैं, अगर आप प्राकृतिक रूप से पूरी तरीके से, इसका मतलब यह है कि स्वस्थ हैं तो उनके लिए एक समान न्याय, कोई महिला है तो उसके लिए एक समान न्याय, बच्चा
बच्चों बच्चों के लिए एक समान न्याय, विकलांग एक समान न्याय, और अगर कोई बैकवर्ड क्लास में पैदा हो रहा है तो उन सारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक समान न्याय, बैकवर्ड सामाजिक और शैक्षणिक। ठीक है, यहीं से आरक्षण का सिद्धांत आता है आपका, यही आपको आरक्षण का सिद्धांत देता है। तो आपसे अगर बोले कि संविधान में किस आर्टिकल के तहत आप ये समझते हो कि आरक्षण को ये बोला गया है कि नहीं ये भी मतलब नियम संगत रूप से सही है, संरचनात्मक विभेदीकरण, संरचनात्मक विभेदीकरण, समानों के लिए समान, ये जो वर्ड है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आप जानते हो कि सही है? तो ये है आर्टिकल 14। अब देखिए आप लोग कमेंट में बोलते हो कि आप इसका इंग्लिश वर्ड बताओ, इंग्लिश वर्ड बताओ। मैं आपको हिंदी में इतने अच्छे से समझा रही हूँ, तो अगर आप थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, एस्पेरेंट है, तो आप एग्जाम में अगर इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको समझ के भी अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें थोड़ा आप समझा करिए कि इतना आसान नहीं होता है। आपको मैं समझा रही होती हूँ, वहां में मैं इंग्लिश लाइन भी आपके लिए ढूंढ के लाऊं। आ जाओ नेक्स्ट, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? इसको याद करने का एक तरीका है, क्या? DMJLJ, इस तरह याद रखेंगे। डी से आता है आपका धर्म, एम से आता है मूलवंश, जे से आती है जाति, एल से आता है लिंग, और जे से आता है जन्म स्थान। केवल ये पांच बेस हैं जिनके आधार पर भेदभाव को निषेध बनाया गया है। इसके अलावा अगर किसी और आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो उसको ओके कहा गया। आप इस स्लाइड पे हम समझते हैं, थोड़ी खाली है और उसको इरेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वेट अ मिनट। फिफ्टीन का वन क्या कहता है? 15 का वन आपको बताता है कि अगर राज्य के अंतर्गत आपको जो भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो 15 के वन में इन जो 5 बेस हैं केवल उनको छोड़कर अन्य चीजों में, ये है, आप पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है कि आधार पर भेदभाव को हम निषेध कर रहे हैं। उनको छोड़ के अगर और चीजों पे अगर भेदभाव होता है तो उसके ऊपर आप आर्टिकल 15 के तहत आवाज नहीं उठा सकते हो। 15 के 2 के अंदर क्या बोला गया है? मेला माने कोई भी सार्वजनिक स्थल, जैसे कि मेला हो गया, मंदिर हो गया, नदी तालाब के परिसर हो गया जहां स्नान करने आदमी जाता है, मस्जिद हो गई, होटल इत्यादि में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को निषिद्ध नहीं माना जाएगा। क्या है ना, छुआछूत के तहत लोग कहते हैं यार ये ब्राह्मण का होटल है तुम कैसे आ गए, नहीं, तो आप सेवा देने से उसको मना नहीं कर सकते। 15 का जो 3 है, 15 का 3 क्या बोलता है कि राज्य अगर चाहे तो महिलाओं, स्त्रियों, ठीक है, और बच्चों के उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकता है। क्यों ऐसा रखा गया? आर्टिकल 14 के तहत क्या है ना, प्राकृतिक रूप से महिलाओं को अगर आप देखें तो पुरुषों की तुलना में ही शारीरिक शक्ति के आधार पर कमजोर होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चे, मान लीजिए कोई जन्म नवजात बच्चा है, ठीक, नवजात बच्चा है 0 से 6, उसके पास क्या है अपना, इस दुनिया में जीने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, कोई स्किल चाहिए, कुछ भी नहीं है उसके पास। 6 से 14, 14 से 18, तो ये इस एज के एडोलसेंट बच्चे होते हैं जिनके पास अपना खुद का कुछ नहीं होता, इनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। इसलिए विशेष उपबंध बनाया जा सकता है जिसके अंदर बाल विवाह, बहु विवाह, ठीक है, सती प्रथा, सभी को निषेध किया गया है। देखिए मैं इसको इतना क्यों आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपसे एग्जाम में आ गया कि किस आर्टिकल के तहत, अज्यूम कर रहे हैं, किस आर्टिकल के तहत आप देखते हो कि सती प्रथा को आज 1947 में बाल विवाह को निषेध किया गया है। सती प्रथा बाल विवाह को निषेध किया गया। आप तुरंत लगाओगे आर्टिकल 15 का 3, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं इसी आर्टिकल के तहत आप देखते हो कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो वुमेन कमीशन बना है ना 1990, जो 1992 में जाकर रन हुआ था, वो ही बना। इसी के अंदर आप देखते हो दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, दहेज के विरुद्ध जो अधिनियम 1961 में आया था वही आया। इसी के ही अंदर आप देखते हो कि आज जो विधायिका
जो आप देखते हैं विधानसभा है, वहां पे महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो, ग्राम पंचायत वगैरह में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है वो। आज आप देखते हो ना महिला प्रधान, इस क्षेत्र से केवल महिला प्रधान खड़ी होगी, किस आर्टिकल के तहत ये आ रहा है? आर्टिकल 15 का 3। देखिए इससे ज्यादा डीप अभी तो पॉलिटी में आर्टिकल के रिस्पेक्ट में नहीं जा सकता, तो इतना तो आप पढ़ के रखिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 15 का 4। वेट, आर्टिकल 15 का 4 क्या है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है कि कोई अगर दलित है, कैसे दलित है वो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दलित है या पिछड़ा, आज वर्तमान में इनको ओबीसी, एससी, एसटी, समहाउ ईडब्ल्यूएस, इसका अपवाद है ये, आर्थिक रूप से दबा, रूप से कमजोर, सवर्ण, तथा कथित सवर्ण। ठीक है, तो ये सामाजिक और शैक्षणिक की परिभाषा से थोड़ा सा अलग है, समझ गए आप? तो उनकी उन्नति के लिए अगर कोई मतलब संस्था, राज्य चाहे तो आप विशेष प्रावधान कर सकते हो। यही जो है ये 15 के 1 और 15 के 2 का अपवाद है। भाई 15 का 1 और 2 क्या कहता है? डीएमजेएलजे। लेकिन यहाँ पे तो आप सामाजिक शैक्षणिक भी जोड़ दिए यार, ये क्या बोलते, इसके आधार पर भेदभाव कर सकते हो। ठीक है, और ये निषिद्ध भी नहीं है। ओके, इसी संविधान को प्रथम संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर मैं आपसे बोलूं कि किस आर्टिकल को फर्स्ट आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था, आप तुरंत बताओगे आर्टिकल 15 का 4। इसी के ही तहत आप देखते हो कि सामाजिक न्याय की स्थापना करते हुए ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। और इसी का ही रेफरेंस लेकर आगे और भी अमेंडमेंट हुए जिसमें नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था रखी गई और प्रमोशन में। समझ गए? आर्टिकल 15 का 5 और क्या बोलता है आपसे? आर्टिकल 15 का 5 क्या बोल रहा है आपको? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, ये वाला 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। तो 93rd आपसे क्या बोलता है? राज्य अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं, जैसे कि अपने पास आप माइनॉरिटी में कितनी है? हिंदू के अलावा मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध, जैन, पारसी, इनकी शिक्षा संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी जितने भी प्राइवेट सेक्टर शिक्षण संस्थान है, गवर्नमेंट सेक्टर के शिक्षण संस्थान है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनमें फिर वो चाहे आपको सहायता प्राप्त हो या नहीं हो, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से जो पिछड़े लोग हैं उनके प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। इसी का ही उपयोग करते हुए लोग कॉलेजेस में एससी, एसटी की सीट राइज करते हैं। ठीक है, आपसे बोला जाए कि कौन सा आर्टिकल एससी, एसटी की सीट शिक्षण संस्थानों में करना है, तो आपको 2930 नहीं लगाना, वो तो अल्पसंख्यक वर्ग का है। कॉमन एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 15 का 4 है। समझ गए? चलो नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्या बोल रहा है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। चलो इससे भी हम अच्छे से समझते हैं। सार्वजनिक इधर ही स्क्रीन पे आ जाओ आप। हमारे पास खाली स्क्रीन नहीं बची है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 16 का 1 आप सीधा सीधा जो डेफिनेशन दी गई है वही समझिए कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो योग्यता है, ठीक है, और उसकी जो प्रतिभा है, यानी कि या व्यक्ति विशेष के पास एलिजिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखते हैं ना, एसएससी सीजीएल आपका बैचलर डिग्री मानता है, प्रतिभा उसमें आप में अगर है कि आप टियर 1, टियर 2 और इसका बाद टियर 3 उसका टाइपिंग होता है, वो अगर क्रॉस कर सकते हैं तो ही आप इसके अंदर आने की योग्यता और पात्रता रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई फेल कर गया तो हम आपको वो नहीं देंगे। आर्टिकल 16 का 1 ये कहता है। 16 का 2 कहता है, अब आ जाओ, डी एम जे एल जे वी एन एन, यानी कि 7 बेस बताए हैं जिसके आधार पर जो विभेदीकरण होता है अगर, तो उस विभेदीकरण को मतलब कोई भी नागरिक ना तो अपात्र होगा और ना ही विभेद, यानी कि इन 7 बेसिस के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो वह निषिद्ध है।
15 का एक बोलता था DMJLJ, 5 बेस जिसके आधार पर भेदभाव करोगे तो निषेध है, और ये 7 बेस। V से है आपका वंश क्रम, N से है निवास स्थान। किसी भी व्यक्ति को तुम ये कहते हो कि तुम आसाम से, हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, नहीं नहीं, आप ही नहीं बोल सकते हो। आसाम वाले को भी उतना ही राइट है नौकरी लेने का जितना नागालैंड वाले को, जितना यूपी वाले को। समझ गए? वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत आप बोलते हो। 16 का 3 क्या बोलता है आपको कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य या राज्य क्षेत्र के लिए निवास संबंधी शर्तों को लागू कर सकती है। क्या है? देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, अगर अपना आप जम्मू कश्मीर देखेंगे अपना, और आप अपना कोई भी मतलब पिछड़ा हुआ कोई स्टेट देखेंगे, जहां पे वहां के लोग क्या है कि पढ़ाई लिखाई का उतना अवसर नहीं है। आज इतनी स्थिति खराब है कि नौकरी की बहुत मारामारी है। अब मान लो दिल्ली का लड़का है जो कि वह दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में भी नहीं चुना पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं चुना पा रहा, उसको लग रहा है यार असम में तो लोग जो है, मैं वहां आसाम स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ाई कर लेता हूँ, वहां तो कट ऑफ 30 नंबर जाता है, मैं तो ये कर सकता हूँ। पता चला है कि पूरी दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडिया, यहाँ के लोग आके नॉर्थ ईस्ट की नौकरी मार के चले गए। ठीक है, अंडमान में नौकरी करने को हम रेडी है, सपोज, ठीक है, कि हमें जॉब तो मिले किसी तरह। पता चला यहाँ के लोगों के लिए तो जॉब का कुछ बचा ही नहीं, अब हम कहाँ जाए। तो अगर राज्य चाहे तो इस तरह की निवास संबंधी जो भी आपकी शर्तें हैं लागू कर सकता है। ये आर्टिकल 16 के 2 को क्रॉस करता है। ओके, 16 का 4 क्या बोलता है ये? अगर पिछड़े हुए नागरिकों को किसी भी वर्ग में नियुक्ति संबंधी आरक्षण दे सकते हैं यदि उस वर्ग विशेष का लोक सेवा यानी कि सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो भी पब्लिक सेक्टर की सर्विस है उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। सपोज कि अगर कोई असम की एक जनजाति है, मान लो इसको छोड़ो, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ की पहाड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, आदिवासी हैं, जिनको अब बहुत ज़रूरत है कि इनको अब समाज की हम मुख्य धारा में लेकर आए, पढ़ाएं लिखाएं। अब कुछ लोग पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिए, लेकिन अब वो इतना वही एफिक नहीं हो पाया है उनका कि भाई एफिशिएंसी नहीं बिल्ड हो पाई है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस कर सके। पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी नहीं है, तो भाई यहाँ की सरकार ने निकाल दिया कि अगर आप गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि हैं तो आपको थोड़ी सी आरक्षण मिल जाएगी। एक ये फर्ज करना है। मेरे दिमाग में भी यही जनजातियां आई तो मैंने बता दिया। आप देखते हो कुछ एग्जाम में बताते हैं ना, 1984 में जो दंगे हुए थे, सिख दंगे, ठीक है, उसमें जो प्रताड़ित होती हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर, हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रांसजेंडर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ही नहीं लोक सेवा में, तो अब इनके लिए एक अलग से बनाया गया है, आप देखोगे बहुत जगहों पर। ठीक है, वह वर्ग पिछड़ा होना चाहिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर सही एग्जाम्पल है, आप इससे समझिए। और उसके बाद 16 का 5 क्या है? 16 का 5 ये कहलाता है कि धर्म के आधार पर असमानता करना तो वैसे वर्जित है, लेकिन किसी भी धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थानों के क्रियाकलापों का प्रबंधन उसी धर्म विशेष के व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। आप देखेंगे कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अगर हमीदिया वगैरह कोई यूनिवर्सिटी है अगर, ठीक है, तो वहाँ पे जो उनका हेड वगैरह है उसका प्रबंधन वो इन्हीं की कम्युनिटी का कोई व्यक्ति देख रहा है। इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 17 आप सब चाहते हैं अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 को ही लागू करने के लिए आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 35 कौन लागू करता है बता सकते हो? मैं आपसे अगर एग्जाम्पल बोलूँ कि अबोल्यूशन करा जा रहा है, अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता का अंत किया जा रहा है, तो इसको मतलब किस आर्टिकल के तहत हमने वर्जित किया वर्जित इसके अंतर्गत आर्टिकल 35 के तहत इसमें जो भी सजाएं वगैरह होती हैं वो उसका प्रावधान है, रन करती है इसको संसद, पार्लियामेंट, समझ गए, पार्लियामेंट रन करती है। और अस्पृश्यता अधिनियम, ठीक है, 1955 के तहत ये काम करता है। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत आना है, आर्टिकल 18, जिसके अंदर क्या क्या है कि राज्य, सेना और विद्या के अलावा कोई भी आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी जा सकती है,
मेजर की उपाधि दी जा सकती है, कर्नल की उपाधि दी जा सकती है। इसके अलावा वो जो पहले चलते थे ना चौधरी, चौधरी, ठीक है, आपको कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब मैं कहीं से सरदार नाम लगा लूं, नहीं, मैं किसी तरह की ऐसी उपाधि अब प्रदान नहीं करेगा भारत सरकार के तहत, या भारत सरकार कह रही है कि आज से ये आपका सरदार है, ठीक है। लोक हितवादी, ये बहुत आप जो सुनते हो ना, ये सब अब कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद और क्या होगा, कोई भी भारत का नागरिक विदेश से भी, विदेशी राज्यों से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा इस टाइप की। इसके अलावा अगर राज्य के अधीन, मान लो कोई हमारा एम्बेसडर आया है, अमेरिका अमेरिका से आया है, आयरलैंड से आया है, भारत में जॉब कर रहा है, तो अगर वो भारत में जॉब कर रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति जी से उसको अनुमति लेने की जरूरत है कि भाई मैं जाके वहां पे इस तरह की उपाधि ले लूं। राष्ट्रपति जी बोलेंगे तो लोगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर विदेशों से, आप ये देखते हो ना कि फ्रांस, मोदी जी को कितनी उपाधि, मोदी जी को कहाँ कितनी उपाधियां मिली, तो मोदी जी इस तरह की उपाधियों को लेने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, अरविंद केजरीवाल को भी फ्रांस से एक बार ऑफर आया था कि आप यहाँ की एक एजुकेशनल सेरेमनी हो रही है, उसको अटेंड करिए, और वहां से आपको फिर कुछ वो कहना चाहिए कोई ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन करके ऐसी कोई उपाधि देने वाले थे, और इनको प्रेसिडेंट ने अनुमति ही नहीं दी, अनुमति ही नहीं दी, सोचो, दे नहीं गए। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे सब आर्टिकल्स भी आते हैं। मैं इसको भी आपको ट्रिक से याद कराना चाहूंगी। 19 का 1 है जो, और उसका ए आपको किस चीज की स्वतंत्रता देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक। 19 का 1 का बी आपको किसकी देता है? असेंबली की। 3 आपको देता है संघ की। उसके बाद 4 आंदोलन, निवास, व्यवसाय। याद करने का तरीका, सबसे पहले तो मैं बोलना सीखूं और मेरे को बोलने की स्वतंत्रता, मैंने बोलना सीखा और उसके बाद मुझे ये पता है कि मैं अगर कहीं भी अपनी कोई बात रखती हूँ तो वो रख सकती हूँ। उसके बाद मेरे को लगा कि यार मैं तो नेता बन सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं सभा करना शुरू कर दी। पहले 1-2 लोग मिलकर बात करते थे, वो 2 लोगों ने मिलकर 25-30 लोगों को जमा कर लिया, आपस में सभा कर रहे हैं। सभा करने के बाद इन लोगों को लगा यार हम एक यूनियन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन मिलकर आंदोलन, प्रोटेस्ट वगैरह भी करने लगा, प्रोटेस्ट करने लगा। फिर यही सारे ग्रुप को लगा कि चलो हम मतलब किसी भी जगह पर, मतलब आंदोलन के अलावा ये इसमें और एक और चीज है कि निवास करने सर्वत्र वेट अ मिनट, आंदोलन के बाद सभा करने की स्वतंत्रता, आंदोलन के अलावा यहाँ पे एक चीज और आती है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने, अबाध निर्बाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। भाई मैं प्रोटेस्ट भी कर सकती हूँ, मैं अपने ग्रुप के साथ घूमने भी जा सकती हूँ। मुझे अच्छा लग गया अब जम्मू कश्मीर, सपोज गोवा, गोवा ले लो, गोवा अच्छा लग गया, अब मैं बोल रही यार मुझे को तो यही रहना है, बसने की स्वतंत्रता। अब मैं तो रह रही हूँ तो यार वहां अपनी लिविंग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आपको आसानी से याद हो गया, रिदम है एक दूसरे से, आंदोलन के साथ यहाँ घूमना फिरना भी ऐड कर लो, ओके। चलो अब आ जाते हैं एक और चीज पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है। आपको इसके अंदर प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता आती है। आंदोलन ये होता है कि अनशन कर लेना, इसका भी परमिशन लेते हैं, वो वाले आंदोलन होते हैं, हमने अपने मांगे की, जुलूस, प्रदर्शन या विरोध करने की स्वतंत्रता। आरटीआई, प्रेस, ठीक है। और क्या? फोन टेपिंग के विरुद्ध, फोन टेपिंग के विरुद्ध कोई भी आपका व्यक्ति आपकी परमिशन के विरुद्ध आपका फोन टेप नहीं कर सकता। फोन टेपिंग ये नहीं होता है कि तुमने अगले को फोन कर दिया, वो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो गलत था, नहीं। फोन टेपिंग ये होता है कि 2 लोग बात कर रहे हैं और मैं टेप करूं कि वो दोनों ने क्या बात करी एक दूसरे की, ठीक है। फ्रीडम ऑफ पीस,
शांति की स्वतंत्रता, मैं चुप रहना चाहती हूँ, मैं शांत रहना चाहती हूँ, शांति की स्वतंत्रता। अब जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति, तो मुझे अब बोलना ही नहीं, अभिव्यक्त ही नहीं करना है। अनभिव्यक्ति भी इसी में आता है। जैसे कि मैं अभिव्यक्ति कर सकती हूँ, मैं गुस्सा दिखा सकती हूँ, मुझे गुस्सा दिखानी नहीं, ये इसके भी अंदर आता है। ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, आपको यहाँ प्रदर्शन और विरोध को हड़ताल में नहीं मिक्स करना, हड़ताल गैर कानूनी चीज है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाइए, अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अच्छा, एक चीज और, ये पढ़ ही रहे हो तो पढ़ लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 19 के 1 के बी को, 19 के 1 के ए बी को किस आर्टिकल के तहत आप, जब भाई आपके यहाँ इमरजेंसी वगैरह लगती है तो ये सब निरस्त भी हो जाते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो किसके तहत आपको सीधे इसमें लिखना है 19 का 2 लाइन वाइज, बी में लिखना है 19 का 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और 7। 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, 6, 7। समझ गए? बस इतना याद रखो, रट के रखो। अब आप आ जाओ अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर उस व्यक्ति को जिसने अपराध का अभियोग लगाया गया है तो संवैधानिक कुछ संरक्षण भी दिए गए हैं भाई, कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया तुम उसको मार न डालो। कौन सी बातें कही गई हैं? सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को, मतलब दंडिक जो विधान है उसमें संरक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति ने उस समय, जिस समय अगर उसने अपराध किया, सपोज करो आज की डेट में मर्डर कर देने का कोई भी सजा नहीं है, ठीक है, और मैंने आज मर्डर किया, 20 साल बाद अगर कोई सजा आती तो मुझे इस आधार पे कि अब तो 20 साल बाद ये है तो मुझे 20 साल पहले की सजा नहीं मिलेगी, 20 साल पहले के किए काम में सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा और एक और क्या चीज है, इसके अलावा एक और चीज ये है कि अगर मान लो किसी भी अपराध का दंड है, जैसे कि चोरी का दंड है कि 2 साल की सजा है, आज से 20 साल बाद कह दिया जाता है कि 4 साल की सजा है, तो भैया इस 4 साल वाले पीरियड में मुझे ये नहीं बोला जाएगा कि तुमने 20 साल पहले चोरी की थी, 2 साल काटा था, 2 साल फिर से काटो। नहीं भाई, उस समय 2 साल था, मैंने 2 साल सजा भोगी ली, बस मेरा काम यही खत्म हो गया। ठीक, इसके अलावा और क्या चीज है? इसके अलावा एक और चीज है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार किसी चीज की सजा नहीं मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। सपोज कोई व्यक्ति ने चोरी की, वही जो चीज मैंने ये बोली, ठीक है, चोरी की, ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोलते, एक ही अपराध के लिए एक बार 1947 में चोरी की है तो 1947 का ही केस इसमें अभियोग चलेगा। 1955 में ये नहीं बोला जाएगा कि अरे स्वतंत्रता के पहले चोरी की थी, अब तो सरकार बन गई तो नई सरकार के साथ भी तुमको सजा मिलेगी, बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते, हमने भोग ली अपनी सजा। और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए बातें कर सकते, मैं पकड़ाई हूं तो तुम मुझे बाध्य नहीं कर सकते कि तुम बोलो कि तुम चोरी की हो, नहीं, मैं अड़ी रह सकती हूँ, नहीं मैं चोरी नहीं की हूँ, क्या पता मैं सही भी बोल रही हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या क्या अधिकार आता है जान लो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला तो विदेश जाने का अधिकार, आप इसी आर्टिकल का उपयोग करके विदेश जाते हो। उसके बाद क्या आता है, रोटी कपड़ा और मकान, खाने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, अपना मन का घर बनाने का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है, निजता, प्राइवेसी होती है ना, खूब प्राइवेसी प्राइवेसी चिल्लाते हो, यही आर्टिकल 21 के अंदर आता है। पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार भी इसी में आता है, ठीक है, खाने का अधिकार जो आता है तो खाना कमाने का अधिकार भी इसी में आता है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार तो आपको पता ही होगा, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी में आता है। कमाने का अधिकार मैंने बता दिया, जीने का अधिकार, मकान का अधिकार यानी कि आश्रय, शेल्टर का भी इसमें इस राइट आता है। सोने का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट अब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरे को सरकार सोने को अधिकार दिए, कई एक टॉर्चर के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई जो कैदी पकड़ाते हैं उनको सोने नहीं दिया जाता, ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आप मतलब उस कैदी विशेष की जिंदगी बचाते, अगर आपको सोने ना दिया जाए ना तो आप मर जाओगे, ठीक है, तो बहुत सोना तो है ही बुरा, ना सोना उससे बुरा है। आर्टिकल 21A आपको पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लागू किया गया था।
दो और आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ आपको सुरक्षा है। नेक्स्ट आ जाइए, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 35 को फिर से संसद लागू करती है। आर्टिकल 35 के तहत सजाओं का विधान है। आर्टिकल 17 के बेसिस पे भी 35 में सजाओं का विधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी कि नॉमिनल वेजेस पॉलिसी एक होती है, आप इसका इंग्लिश सही से देख लेना, 1948 की। अगर मान लो आप देखते हो ना कि अभी सरकार एक मजदूरी का नियम चलाती है जिसमें प्रतिदिन भाड़ा तय होता है कि 500 मिलेगा, अब 600 हो गया, अब लोग लड़ रहे हैं कि यार 700 भी दो, है ना। तो ये न्यूनतम किसने तय किया? सरकार ने। इसीलिए लोग क्या होता है ना कि जब वो प्राइवेट कहीं पे मजदूर लगे होते हैं तो अगर उनको सरकारी मनरेगा, यस मनरेगा वगैरह में उनका नाम आ जाता है, तुरंत छोड़ के यहाँ भागते हैं कि यार इससे आधा तो कम हमको मिलेगा नहीं, और अगर हमको कुछ हो गया, कुछ लग गया तो सरकार मुआवजा लग देगी। ओके। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, कोई गुलाम था तो गुलामगिरी को समाप्त कर दिया गया 1976। इसी के तहत लड़कियों का पहले खरीद फरोख्त होता था, वो आर्टिकल है 1986। इन सभी को गैर कानूनी बनाया गया, आर्टिकल 23 के तहत बनाया गया। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सैनिक सेवाओं में या फिर राष्ट्र के विकास के लिए भी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सपोज करिए कि राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण करता है, अगर कोई फौजी रहा है, रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट तुरंत आपको लेटर इशू कर सकती है कि यार आप आइए, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए प्लीज। अगर आप में स्किल है, आज देखते हो ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देश में कोई आक्रमण करता है तो प्रेसिडेंट के पास इतना राइट होता है कि वो आपसे आपकी देश सेवा के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध भी आपको बोल सकते हैं। कौन करेगा? मैंने बताया, प्रेसिडेंट। इतना राइट प्रेसिडेंट के ही पास है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? बाल श्रम को असंवैधानिक घोषित करता है कि भैया 14 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरी चीजों में नहीं लिया जाएगा। 4 जोखिम भरी चीजें हैं। कारखाना, भारी जो मशीनरी वाली चीजें, जैसे कई जगह पर मशीन देखते ना ऊपर से नीचे आती है। कारखाना, खान, कोयला खदान, हीरे की खदान, सोने की खदान, इसमें ठीक है, पटाखा कंपनी और रसायन, पेट्रोकेमिकल, H2SO4 जहां पे वो बन रहा है, सब में नहीं आप इनको लोगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 25 टू 28 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता आती है। कोई भी व्यक्ति चाहे, एक मिनट, देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन मुताबिक धर्म को चुनने, अपना विश्वास है जो उसका, आस्था है उसकी, अपने विचार हैं, ठीक है, उसकी खुद की चेतना, कॉन्शियसनेस में वह कोई भी धर्म को या फिर कोई भी विचार को फॉलो अप कर सकता है, ठीक है, मान सकता है, उसके आचरण का पूरी खुले आम वह इस्तेमाल कर सकता है। और इसी आर्टिकल में आप प्रचार प्रसार भी रख सकते हो। प्रीस्ट आते हैं ना, सुबह सुबह 6 बजे आप देखेंगे कि कई जगहों पे प्रीस्ट आते हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो इसी आर्टिकल के इस्तेमाल के तहत करते हैं। आर्टिकल 25 का 2 क्या कह सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में धर्म के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। 25 का 1 है ये। 25 का 2 क्या बोलते हैं? तुम मानव बलि नहीं दे सकते, पशु बलि नहीं दे सकते, कि धर्म के नाम पर कि तुम्हारा काम नहीं कर बन रहा है, काम करो, एक पूरे भैंसे की बलि दे दो, माँ काली को एक भैंसे की बलि दे दो। कोई भी स्त्री आपके घर में, मान लो ऐसा कोइंसिडेंस कभी हो जाता है कि कोई बच्चे का जन्म हुआ, कोई भी स्त्री का आना हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, अमूमन तो स्त्रियां ही शादी करके जाती हैं, वो जिस दिन से आया है उस दिन से मतलब घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई है। एक बाबा जी आए, उन्होंने बोला यार यही फसाद की जड़ है, इसकी बलि चढ़ाओ, इसको घर से निकाल दो, तभी तुम्हारा काम बनेगा, और तुम गए और आग में झोंक दिए। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, अंधविश्वास है ये, ठीक है।
इस आर्टिकल के तहत इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। ओके, अब धर्म के संबंध आर्थिक, वित्तीय एवं राजनीतिक क्रियाकलापों के संबंध में कानून बनाकर यह कहा गया है कि धार्मिक आचरण से गैर धार्मिक पक्ष नहीं कहेंगे। निर्मल बाबा, आपको याद होगा एक निर्मल बाबा हुआ करते थे, वो आंख मूंद के कहते थे कृपा आनी शुरू हो जाएगी। फिर एक रेट सीरीज चलती थी कि 1.5 लाख रुपए की पूजा करवाइए, ठीक है, 2 लाख की पूजा करवाइए, इसमें हम आपकी बात भगवान से मनवाते हैं, ये करते हैं, और लोग काफी मानते भी थे। फिर बाद में इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए इनको जेल में डाला गया, ठीक है। उसके बाद क्या, समाज कल्याण एवं समाज सुधार के आधार पर, जैसे कि पहले देवदासियां चलती थी, देवदासियां चलती थी, उनको भगवान को समर्पित कर दिया गया, दासियां भगवान की दासी हैं वो। और दुख की बात ये है, दुख की बात ये है कि जैसे अब मंदिर है, वहां पे कोई पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि भगवान का कॉपीराइट है मेरे पर, हम ही पूजा कर सकते हैं। और भगवान की जो ये दासी है, इनके साथ गैर कानूनी काम भी हो जाते थे। आप समझ रहे होंगे कितना दुख की बात है कि एक लड़की का जीवन भगवान के मंदिर में सेवा करते हुए आप तो निकाल रहे हो, चलो वो अपनी खुशी से जाए तो ठीक है, लेकिन आपने उसको तय कर दिया कि तुम देवदासी बनोगी, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या क्या इसके अंतर्गत आता है? आपको धार्मिक संस्थानों का स्थापना कर सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, उसका प्रबंधन करा सकते हो, मैनेजमेंट करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा उससे जो भी आपको चंदा आ रहा है, दान आ रहा है, उसका प्रबंधन कर सकते हो, ठीक है। और संपत्ति, ऐसी विधि संपत्ति का प्रशासन संचालन करेंगे, जैसे कि राम मंदिर, वहां का प्रीस्ट कौन होगा, ये वहां के तय करेंगे, ट्रस्टी, ट्रस्टीज तय करना सरकार के काम के अंदर आएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या आएगा, कुछ शिक्षण संस्थानों में 27, विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। सरकार किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगी जिसकी आय को हमने तय कर दिया है किसी भी धर्म की पालन पोषण के लिए, धर्म के पालन के लिए, उसको इनकम टैक्स में रिबेट। तभी तो आप देखते हो कितने सारे जो बाबा जी लोग भागवत करते हैं, रामायण करते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ओके, उनको टैक्स फ्री रखा गया है। लेकिन याद रखना कि आप टैक्स से फ्री हो, शुल्क दे सकते हो, सरकार आपसे शुल्क ले सकती है। शुल्क का मतलब होता है फी, फी, आपसे सरकार किसी चीज की फी ले सकती है, ओके। अब क्या, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थिति संबंध स्वतंत्रता। आप देखोगे कॉन्वेंट स्कूल है, बहुत पहले ऐसा कहा जाता था कि कॉन्वेंट स्कूलों में ईसा मसीह होते हैं ना, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, उनकी महानता का बताते हुए कहते थे कि आपको सनातन धर्म क्या, बहुत स्कूलों में इसको फॉलो किया जाता था, सनातन के बारे में गलत बातें बताई जाती थी और उनको बुरी तरह बच्चों को मोल्ड किया जाता था, क्योंकि बाल बुद्धि है, आप उनको जैसा रोज समझाओगे वो वही समझेगा। और ये इतने प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रखते थे कि आदमी को लगता था नहीं, हम जिस धर्म में है वो गलत है। अभी इस मम्मी हमको क्या करवाती, घंटी दे देती है, दिया दे देती है, लेकिन वो अपने भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें बताते थे। अमूमन माता पिता बच्चों को इतना माइथोलॉजिकल चीजों को नहीं बताते थे, पूजा करवाते थे, उनको लगता था कि नहीं हम सही कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, कन्वर्ट करा देते थे उनको, अनकॉन्शियसली वो कन्वर्ट हो रहे थे। एक उदाहरण कॉन्वेंट बस का नहीं है, मुस्लिम में भी आप देखोगे शिक्षण संस्थानों में बहुत जगह, हालांकि आप ये देखेंगे कि ये धर्म कभी भी ये नहीं बोलते, इनकी जब अच्छी अच्छी आप बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम सारे एक ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनकी सारी बातें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, बट इनको जो स्प्रेड करते हैं ना, वो थोड़ा गलत तरीके से इसको मॉडिफाई कर करके आपको बताते हैं। खैर, तो अगर कोई बच्चा चाहता है इस तरह की कोई भी धार्मिक शिक्षण संस्थानों में उपस्थित होना, तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स की परमिशन नीडेड थी, ठीक है। और अगर वह व्यक्ति की पेरेंट्स मना कर देते हैं तो उसको नहीं ऐसी जगहों पर बैठाया जाएगा। सरकार अगर आपको दे रही है, सरकार अगर मान लो कोई शिक्षण संस्थान को रन कर रही है, तो वहां पे पहली बात तो धार्मिक शिक्षा भी नहीं दोगे आप। शिक्षा दे रहे हो तो उसके पेरेंट्स से पूछो, और अगर 18 साल का बच्चा हो चुका है तो पहले उसकी खुद की भी परमिशन लगेगी। समझ रहे हैं आप? चलिए,
नेक्स्ट आर्टिकल में आ जाते हैं अपन, आर्टिकल 29 और 30 कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का मतलब क्या कहने का है? देखो, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर माइनॉरिटी में है तो उसको तो वैसे ही डर बना रहता है कि यार एक तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, मान लो वो वोट कर रहा, उसका वोट दिया गया, व्यक्ति जीता ही नहीं, माइनॉरिटी में था तो भी वो नहीं जीत पाए, तो अपनी खुद की भाषा, लिपि, संस्कृति, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कल्चर, इंग्लिश में थोड़ा बहुत मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ आपके लिए, कल्चर इत्यादि को सेव करने के लिए सीधा प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। प्रेसिडेंट को इनकी बात को सुनना पड़ेगा यदि वो सामाजिक रूप से अल्पसंख्यक है। ठीक है, और किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए उसकी भाषा, धर्म और जाति को आधार बनाकर भगाया नहीं जाएगा कि तुम्हें कहा जाए कि तुम बौद्ध हो तो तुम नहीं आओगे, तुम्हारी तो यहाँ सीट भी नहीं रिजर्व है, ऐसा नहीं बोलोगे आप। अगर वो एक यूआर कैटेगरी से शामिल होकर आ रहा है देन इट इज गुड। अगर वो बौद्ध बन के आ रहा है और वहां पे सीट नहीं है तो उसको यूआर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर वो रिलेटेड है, उतने नंबर अगर ला रहा है, मना नहीं करोगे आप। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रवेश के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्ग के हक, ये क्या बोल रहा है आपको? ये कह रहा है कि अगर मैंने आपको बताया ना, कोई बौद्ध है, सपोज कोई जैन है, वो अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना करना चाहता है तो सरकार, क्योंकि इस तरह के अनुदान तो प्रेसी देता है 113 के तहत, आर्टिकल 113 के तहत, तो इनको मना नहीं करोगे आप, उसी तरह ही इनको दान दोगे जिस तरह आप और कम्युनिटी हिंदुओं को दे रहे हो। ठीक है, चलो इसके अलावा और कुछ नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं 32 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझो आप। आर्टिकल 32 आपको ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स, बेसिक लैंग्वेज को छीना जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट को जारी करती है। पहली रिट क्या है? हाबिस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर बंधक बनाया गया है तो आप सीधे 0 एफआईआर कर सकते हैं। पहले बात तो आपको ये पता ही होगा, 0 एफआईआर में अगर ये बताया गया है तो आपको न्यायालय में तुरंत उस व्यक्ति विशेष को, क्योंकि 0 एफआईआर के तहत ही पुलिस जाती है और पुलिस जाके न्यायालय में आपकी बात को रखती है। न्यायालय आपको तुरंत ही ये ऑर्डर प्लेस करके दे देगा कि जिस व्यक्ति विशेष को बंदी बनाया गया तो सबसे पहले 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश करो और वो सारे कारण बताओ कि आखिर किस कारण से आपने उसको बंदी बनाया है। कारण बताने के बाद हम देखेंगे कि वाकई में उस व्यक्ति को आपने, पहली बात तो आपको बंदी बनाना ही नहीं है, आपने अगर बंदी बनाया है हमको बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर का, आपने पहले ही आपने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी तो आपको तो सजा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसने क्या गुनाह किया है, उस गुनाह के आधार पर उसको सजा तय की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध आप ये नहीं कर सकते, प्रेसी और गवर्नर के विरुद्ध आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन करने के आप इनको नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सरकारी फर्म, प्राइवेट फर्म, ठीक है, जिसके अंदर मजदूरी जो करने वाले होते हैं, ये भी, जैसे अगर ये कोई महिला है आपके घर में बर्तन धोने आ रही है, मेड है आपकी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये लागू हो रहा है कि आपने उसको अगर बंधक बना के रख लिया तो उसका कोई भी व्यक्ति जाके इसके लिए कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ आप, क्या है? मंदामस यानी कि क्या? परमादेश। ये इसका ये क्या बोलता है कि न्यायालय के द्वारा उस समय जारी की जाती है जबकि कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर दे और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार ही ना हो। जैसे कि आप जाओ अपना पट्टा लिखवाने और पट्टा लिखवाने का काम केवल एक ही व्यक्ति करता हो, मान लो आप जहाँ पे पट्टा लिखने का काम कोई एक ही अथॉरिटी करती है, उस टाइप के 2-3 अथॉरिटी नहीं है और यही मना कर दे तो ठीक है, परमादेश का इस्तेमाल करके इस व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है क्योंकि और ये कोई विधिक उपचार है नहीं वहां पे। इसके अलावा कि जब कोई लोक सेवक विधिक कर्तव्य करने के लिए बाध्य है और वो मना कर दे, तभी
ये नहीं है कि यार आप मुझे कलेक्टर बना के मेरे को कह दो कि यार तुम तो कलेक्टर बन गई हो, भले तुम्हें चार्ज नहीं मिला है तो तुम मेरा यार ये काम कर दो। नहीं भाई, मैं चार्ज में तो आऊं। देन अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप प्रेसिडेंट को बाध्य नहीं कर सकते हो, गवर्नर को बाध्य नहीं कर सकते हो, इसके अलावा प्राइवेट फॉर्म में प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं कर सकते हो, और किसी भी जज को भी ये नहीं बोल सकते हो कि तू मेरा फैसला सुना। ठीक है, वो अपने धैर्य का इस्तेमाल करते हुए ये काम करेगा। यहाँ पे ये गवर्नर और जज वाली जो बात मैंने बोली, इसको आप वही याद रखोगे। यहाँ पे आप सबके लिए है, अगर प्रेसिडेंट ने भी आपको बंदी बनाया है तो भी उसके ऊपर हार्बिस कॉर्पस लागू कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जज ने भी अगर ये किया है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट लागू करेगा। मान लो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ये काम कर दिया, ठीक है, तो प्रेसी तुरंत ही ये काम कर सकते हैं। ओके, चलो उसके बाद आता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण यानी कि सर्शियोरारी। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो, प्रोहिबिशन क्या है और सर्शियोरारी क्या है, ये समझ लो। प्रोहिबिशन क्या मतलब होता है? रोकना। इसका मतलब ये है कि कोई भी वरिष्ठ न्यायालय अपने जो निचला न्यायालय होता है उसको उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर, उसको उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है, अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में आने वाली कोई चीज अगर हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है तो वो उस समय उसको प्रोहिबिशन को जारी करके रोक देगा। वहीं सर्शियोरारी का मतलब क्या है? सर्शियोरारी का मतलब यह है कि अगर वो ऑलरेडी उसका अतिक्रमण कर चुका है, वो चीज का मान लो इसके अधिकारिता का बात था और हाईकोर्ट इसको यूज करके बता चुका है, अब भाई वो तो डिसीजन दे दिया, तो वो उस समय सर्शियोरारी को लागू करके वो केस अपने यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा और उस मात्रा तक अपनी मतलब उसकी सुनवाई करेगा और आपको निर्णय सुनाएगा जिस मात्रा तक वह उसके बाउंड्री पे आ रहा है। जैसे ही वो ऐसा समझ में आ जाता है कि ये हाई कोर्ट की भी बाउंड्री में आ रहा है, वो तुरंत हाई कोर्ट को शिफ्ट कर देगा। समझ में आया ना आपको? अगर सुनवाई चल रही है, जारी है, तो प्रोहिबिशन। सुनवाई हो चुकी है, निर्णय दिया जा चुका है, देन सर्शियोरारी। समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाइए क्यो वारंटो। क्या कहता है? अधिकार प्रक्षालेख। सपोज करिए कि मैं कलेक्टर नहीं हूं लेकिन मैंने फिर भी कलेक्टर बन के कोई काम कर दिया, तो सरकार मुझ पे क्यो वारंटो जारी करेगी। सरकार कहने का मतलब न्यायालय क्यो वारंटो जारी करेगी, भैया कि तुमने किस तरह किस चीज का इस्तेमाल करते हुए एक तो पहले कलेक्टर बन गई और तुमने ये काम किया, ठीक है, और मैं जो अवैध हूं, मैंने अपना कोई भी काम अगर मान लो कलेक्टर के चार्ज से किया है और सपोज करो कोई बिल्कुल लीगल काम कर दिया, वो सब भी, चाहे मैंने गुडविल में भी किया, वो सब निरस्त हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक, यही सेम चीज जो होगी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, अब आप आ जाइए मूल अधिकारों के निलंबन। आर्टिकल 33 के तहत संसद को कह सकती है। आर्टिकल 33 के तहत इसमें लिखा है कि अधिकारों व बलों आदि पर लागू। बल में कौन कौन से बल आते हैं? नाम पूछ सकता है, मे भी आपसे पूछ ले कि बताओ कि इसमें कौन कौन से बल आ रहे हैं। इसी स्लाइड में समझ लीजिए। सशस्त्र सेना बल, ये पूरे जितने CISF, CRPF, ठीक है, BSF, जितने जितने आते हैं, SSB, ये सारे इनके ऊपर लागू किया जा सकता है। सुरक्षा बल, सशस्त्र बल, प्रतिरक्षा बल, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके ऊपर लागू किया जा सकता है। पुलिस और इंटेलिजेंस, IB, रॉ, लोकल पुलिस। इसके अलावा हमारी दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, जैसी इमरजेंसी आती है आर्टिकल 33 का इस्तेमाल करते हुए संसद, पार्लियामेंट जो है हमारे मूल अधिकारों को निरस्त करती है। आर्टिकल 34 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 34 के तहत जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, तब विधि बनाकर मूल अधिकारों का निलंबन। मान लीजिए कि पंजाब में सेना लॉ लगा हुआ था, एक बार मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है, तो पार्लियामेंट वहां पर एक विधि बनाकर इसको मूल अधिकारों का निरस्त करती है, वहां के फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 34 के तहत। ठीक है, आप समझ गए। आर्टिकल 35 के तहत मैंने बताया, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 के अंदर जो भी प्रावधान आते हैं उसको बेसिस बनाकर सजा का प्रावधान है।
तो इस तरह हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जितना डीप जाके मैं डिस्कस कर सकती थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वह आपके सामने है। इससे डीप कम उम्मीद है कि आपसे कोई क्वेश्चंस हो। अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, एक एक वर्डिंग को सुनी होगी, तो कोई भी क्वेश्चन मिस होना बहुत रेयर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डीपीएसपी को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप करंट मुद्दे के साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।